नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि आपके जो 12 बजे के क्लास होते हैं, इस समय जो क्लास चलता है आपका, उसमें हम लोग मैथ के प्रैक्टिस सेशन करते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं फिलहाल में। अभी तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के भी झुंड ग्रुप्स हम लेकर आने वाले हैं। बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, अगर आप आगे आने वाले यूपी टेट और सुपर टेट और अनेक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से मैथ के प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद रहने वाला है। चाहे किसी भी टीचिंग से रिलेटेड आप जुड़े हुए हों, चाहे आने वाले आप अनेकों एग्जाम से जुड़े हुए हों, तो पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर बेसिक क्लास करने हैं अगर यूपी टेट के सारे सब्जेक्ट के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट के आपके बिल्कुल बेसिक क्लासेस, और नहीं तो प्लेलिस्ट में आके आप देख सकते हैं। और एक सुबह क्लास आता है, उसे भी आप ज्वाइन करना शुरू कर दीजिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये 2014 का पेपर है। अभी तक हमने 2000 जो प्रीवियस हमने प्लेलिस्ट बना दिया है इस वाले सीरीज का भी, तो आप लोग आकर देख सकते हैं। सबसे ऊपर मिल जाएगा या फिर रिपीटेड वाले में हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, आप सभी से बस एक उम्मीद रहेगी कि शेयर करना, अपने जैसे भाइयों को जो सच में पढ़ना चाहते हैं उनको यहाँ पे जोड़ना, और बस आप पढ़ना, और सब्सक्राइबर शेयर से तो कुछ मतलब नहीं है मेरा, बस आप सभी लोग कंटिन्यू हो जाइए। चलिए, पिछले वाला वीडियो सारे बच्चे जरूर देख लेंगे। अभी तक मैंने 2017 का पेपर पूरा सॉल्व कर लिया है। 2017 का यानी कि आपका जूनियर वाला भी और प्राइमरी वाला भी। इसी प्रकार से 2016 का भी हमने देख लिया है, 2018 का भी देख लिया है, 2021 वाला हुआ था, 2020 में तो हुआ नहीं था, है ना। तो इस तरह से 2021 में जो हुआ था उन सबको हमने देख लिया है। आपसे रिक्वेस्ट है उन सबको देखते हुए आइए। और आज हम लोग 2014 के पेपर को सॉल्व करेंगे। आपको यह लग जाएगा कि तब से लेकर आज तक यूपी टेट के पैटर्न में कितना चेंज हुआ है और क्या चेंज नहीं हुआ है। देखिएगा, बहुत नॉमिनल सा चेंज भी आपको शायद ही देखने को मिल जाए। बिल्कुल पैटर्न में बिल्कुल सेम है, हूबहू है। चलिए देखिए, पहले हम इस प्रश्न को लेते हैं, फिर इसके बाद इधर 6 प्रश्न हैं आपके बोर्ड पर। अभी हम 30 के 30 कराने वाले हैं। यदि झील की लंबाई और चौड़ाई, यहाँ पर चौड़ाई लंबाई लिखा हुआ है, आपको शायद चमक रहा होगा, लेकिन यदि झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर और 10 मीटर हो तथा इसमें 1200 घन मीटर पानी है तो झील की गहराई बता दीजिए। यानी कि साफ साफ हमसे पूछ रहा है कि झील जो है किस आकृति का अच्छा बन सकता है। मेरे भाई बताना, झील कैसे बनेगा। झील का मतलब क्या? झील का मतलब भाई, झील बनेगा तो ऐसे बनेगा, यही तो झील आएगा। झील का जो अगर मैं देखूं, अगर आयतन होगा, एक मिनट, झील की जो भी आयतन होगा वो किस प्रकार से होगा, आप देखोगे तो इस प्रकार से होगा। झील का आयतन ऐसे गिरेगा झील, और नीचे गिरेगा तो यहाँ पे गिरेगा, इतनी दूर में झील गिरेगा, और जहां से गिरेगा यह वाला पोर्शन। यानी कि झील के गिरने का जो एक तरह से आकृति है वो बिल्कुल घनाभ होगा, घनाकार, है ना, घन नहीं, घनाभ, क्यूब नहीं, क्यूबॉइड का शेप का होगा। इस प्रकार से झील गिरेगा। अब इसमें आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सारी चीजें पता होना चाहिए, तभी तो आप घन निकाल पाओगे। और वो चीजें हमको पता है। इसका आयतन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस झील में, इस डब्बे में कितना इसका आयतन है, घनाभकार यानी कि क्यूबॉइड आकार की जो आकृति होती है उसका आयतन किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब कि चौड़ाई वृत्त और ऊंचाई h हो गया। लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो घन आता है, मतलब कि इसमें कितना घन है, इसका आकृति कितना आयतन है, इसका आयतन कितना है, यही चीज हमको दे रखा है घन मीटर, यानी कि 1200। ये जो LHB का मल्टीप्लीकेशन है वो 1200 दे दिया है, हमको इतना दे रखा है। अब हमसे पूछ रहा है इसकी हाइट बता दीजिए, और हमको क्या कह दिया है, लंबाई और चौड़ाई। यहां पर आपको चमकता हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन देखिएगा लंबाई और चौड़ाई की माप जो है क्रमशः 40 और 10 मीटर दिया है। तो आप यहां पे रख लेंगे 40 गुणे 10 और गुणे h बराबर 1200। अब देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 4 एकम 4 3 12, यानी कि जो ऊंचाई होगी ना भाई वो 3 ही मीटर होगा। इस बात को आप याद रख लेना, क्योंकि मीटर गुणे मीटर घन मीटर, तो गुणा कर लेना। 40 का अगर 10 में करेंगे तो हमें मिलेगा 400, 400 का अगर 3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 3 1200 मीटर, यानी कि यही तो हमारा दिया है और आ गया। यानी ऊंचाई पूछ रहा था तो 1200, मतलब कि 3 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पे देखना, बस आप प्रश्न को देखते चलो, और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है एक बार अपने से इस प्रश्न को जरूर सॉल्व करने का प्रयास आप करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, ठीक है ना। देखिए यह प्रश्न बहुत ही सिंपल सा दे दिया है। यह समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या होता है आपको पता होना चाहिए। मैं फिर से बेसिक क्लास लगाऊंगा, प्रशिक्षु आप सभी लोग परेशान नहीं होंगे, जितने भी भाई बहन है मेरे परेशान नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको अभी से ही प्रैक्टिस के साथ साथ बेसिक भी करना है सारे सब्जेक्ट का, EVS, CDP, हिंदी, चाहे मैथ, प्लेलिस्ट में आ जाइए, सब मिल जाएगा।
सुपर टेट का भी मिल जाएगा, मैक्सिमम क्लासेस आपके एसएसटी के, नहीं तो मैं बहुत जल्द ही प्रोग्राम बना रहा हूँ, उसको पीडीएफ के माध्यम से आपको दूंगा। एक सुबह आता है करंट अफेयर का डेली वीडियो, आप टॉपिक वाइज उसको फाइनली जो है उसको आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए और इस वीडियो को फॉलो करिए, ठीक है ना। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे इस 2023 में आपका सिलेक्शन तय कर देगा। भाई ABCD एक समचतुर्भुज है, तो आपको बताना है कि भाई इसमें से क्या सही है। हम 3 ही ऑप्शन लिए हैं, होना चाहिए 4, लेकिन हम 3 ही लिए हैं क्योंकि 3 में से ही उत्तर है आपका, और चौथा वाला भी एक तरह से करिए उत्तर के बाहर था। तो समचतुर्भुज का मतलब होता है कि चारों भुजाएं समान हो और जो उसका यह हो डायगोनल हो, यानी कि विकर्ण हो, वह एक दूसरे को 90 डिग्री पे कैंसिल करे, कट आउट करे, कट करे। और यह जो आपस में होते हैं ना, इसके विकर्ण ये कभी बराबर नहीं होते हैं। अगर मैं इसको D1 मान लेता हूं, इस वाले विकर्ण को D2 मान लेता हूं, तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, यह चीज याद रखना। आपस में बराबर नहीं होते हैं माप में, लेकिन यह आपस में 90 डिग्री पर कट करते हैं, यह बात याद रखना है आपको। तो इसके लिए जो फार्मूला बनता है मेरे भाई, आपसे अगर बोला गया है ABCD एक समचतुर्भुज हैं, तो यानी कि ABC और D यह समचतुर्भुज के कैटेगरी में, यानी कि समचतुर्भुज की आकृति यह बनाते हैं। तो आप देख सकते हो कि AC का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर यानी कि विकर्णों का स्क्वायर इज इक्वल टू कोई भी भुजा ले लीजिए, क्योंकि AB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू BC है, तो किसी के ही बराबर मान लो चारों भुजा को। हम मान लेते हैं सब के सब AB हैं। आप क्यों ऐसा बोल रहे हो सर सब के सब AB हैं? क्योंकि हमें भुजा दिया है सब AB में, ऑप्शन में सब AB में दिया है, यानी कि जो फार्मूला होगा 4AB का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि सर फार्मूला मेन क्या होता है, डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2, यानी कि विकर्ण पहले का स्क्वायर विकर्ण दूसरे का स्क्वायर बराबर 4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। यह बात आप याद रखेंगे, यह फार्मूला होता है जो कि आपसे डायरेक्ट पूछ लिया है, आपका उत्तर C हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखना, एक बात बस ध्यान में रखना है आप सभी को, मैथ हलवा है और हलवा ही हमारे, देखिए मैथ का सिर्फ और सिर्फ मैथ से आपका भय तभी खत्म हो सकता है जब आप उसे डेली प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस करिए, अभी मैं कम से कम 15-20 वीडियो प्रैक्टिस पे लाऊंगा, फिर उसके बाद फिर से मैं बेसिक स्टार्ट करूंगा। बिल्कुल भी कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, सारे सब्जेक्ट का जोड़ तोड़ मरोड़ कर बच्चों हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे अकेले देने वाले हैं, इस चीज़ को ध्यान में रख लेना, बिना किसी 1 रुपये चार्ज के। चलिए आ जाइए इस प्रश्न पे चलते हैं। यदि 65 और 117 का, यानी कि 65 और 117 का मस 65m माइनस 117 है के रूप में है, तो दर्शाने योग्य हो तो यम का मान बता दो। यानी कि यह बोल रहा है कि 2 अंक हैं, एक 117 है और एक है जो कि 65। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए किसी भी 2 अंक का मस निकालने से पहले हमें हमारे संज्ञान में यह होना चाहिए कि दोनों में जो कॉमन होता है ना वही मस होता है। यानी कि मस तो दिया है 65 मीटर माइनस 117, लेकिन दोनों नंबर तो हमारे पास है ना। जब दोनों नंबर हमारे पास हैं तो इसके मस जब हम निकालेंगे तो इसको पहले ब्रेक कर लेंगे, 13×5 = 65, इसको ब्रेक करेंगे 13×9 = 117। अब हमें पता है मस यानी कि HCF का मतलब यही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि जो सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू हो वह सब में कॉमन हो, वही हमारा क्या होता है HCF होता है। यानी कि 13 ही हमारा क्या होगा HCF होगा और 13 ही इसका राइट उत्तर होगा, जो कि बराबर हो जाएगा 65m माइनस 117 के। इसका उत्तर क्या होगा यम का बता देंगे 13, या इधर आएगा तो प्लस 117 हो जाएगा जो कि 65m के बराबर होगा। यह हो जाएगा 120 बराबर 65m, तो m बराबर कितना हो जाएगा 120/65। काट पीट सकते हैं आप, 1 मिनट रुक जाना, ये 130 हो जाएगा मेरे भाई, जिससे कि 2 बार में कट गया 2 इसका उत्तर, यानी कि m बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, जो कि नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। आप लोग उसको धराशाही करिए और उसके मस्तक को जमीन पर सटाइए, बोलिए भाई जय सिया राम। तुम आ गए, तुम्हारा ही तो इंतजार था। चलिए आ जाते हैं, एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल व गुणात्मक प्रतिलोम का होगा। देखिए ध्यान से एक बात हमारे जो है उसको कान खोलकर सुन लीजिए, क्योंकि योज्य प्रतिलोम और
गुणात्मक प्रतिलोम। जो ये दोनों होते हैं, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वह ग्रुप डी का एग्जाम हो कोई, चाहे वह एक तरह से पीसीएस लेवल तक के एग्जाम हो, क्योंकि यह अपने आप में एक तरह से कॉन्सेप्ट देते हैं और ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हमेशा बड़े से बड़े और छोटे से छोटे एग्जाम में इस वजह से पूछे जाते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट, एक परिमेय संख्या 5/19 है, हमने देख लिया। एक परिमेय संख्या 5/19 है, ओके। इसके योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम का मतलब ऐसा नंबर जो किसी भी संख्या में अगर जोड़ दें, योज्य गुणात्मक या योग का मतलब योगात्मक अगर पूछ ले योज्य, तो ऐसा नंबर जो किसी भी संख्या में अगर जोड़े ना, उसके मान में कोई चेंजिंग ना आए तो उसे कहते हैं योज्य। यानी कि जोड़ का योज्य क्या होगा, 0 होगा। 0 किसी भी नंबर में अगर आप जोड़ते हैं तो क्या उसके मान में परिवर्तन आता है, नहीं आता है। तो मतलब अगर योज्य प्रतिलोम पूछता है ना किसी नंबर का, तो याद रखना हमको 0 लाना होगा। तो बताओ मेरे भाई 5/19 में क्या जोड़ दें कि 0 आ जाए, तो कहोगे -5/19 जोड़ दीजिए सर जी। अच्छा, गुणात्मक गुणोज्य क्या होता है? गुणोज्य का मतलब एक ऐसा संख्या जो कि किसी नंबर में गुणा कर देना तो हमें क्या दे दे, वह संख्या सेम का सेम छाप दे। यानी कि अगर मैं कहूं 2 में किसका गुणा करोगे कि 2 ही मिल जाएगा, 4 में किसका गुणा करेंगे कि 4 ही मिल जाएगा, 5 में किसका गुणा करेंगे कि 5 ही मिल जाने वाला है, तो कहेंगे भाई वह तो 1 है ससुरा। यानी 1 को अगर किसी में भी मल्टीप्लाई करा दो ना तो वही संख्या देने वाला है, तो इस वजह से कहेंगे गुणोज्य क्या होगा, 1 होगा। यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम फिर क्या होगा, तो बता देना किसी नंबर का अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाता है, जैसे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो याद रखना 1 लाना होगा हमें गुणोज्य। यानी कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5, 4 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/4, क्योंकि 4 में अगर 1/4 का गुणा करेंगे तभी तो 1 मिलेगा भाई। इस तरह से याद रख लेना। अब प्रश्न पे आ जाइए। एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम, यानी इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल। यहाँ पर योज्य प्रतिलोम हमसे नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है योज्य प्रतिलोम का गुणनफल। यानी इसका योज्य प्रतिलोम क्या होता है, -5/19 होता है। बिल्कुल ना भाई, यही तो होता है -5/19, यही तो होगा योज्य प्रतिलोम। उसी का गुणनफल बोल दिया। अब बोला कि गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब जो गुणा करने पर आएगा ना इन दोनों का, उसी को उलट देना मेरे भाई, वही उत्तर होगा। देखना 19 का स्क्वायर 361 और 5×5 = 25, तो 19 वाला जो नीचे था उसको मैंने उलट दिया और माइनस तो रहेगा ही रहेगा, ये उत्तर हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न, और आपको थोड़ा सा मतलब बहुत ही नॉर्मल प्रश्न था, लेकिन जो घुमाने का तरीका था ना, देख लीजिए 2014 के प्रश्न ऐसे हैं, और आगे तो ऐसे प्रश्न ही आते हैं, ऐसी बात नहीं जो कि चेंज हो जाए। देखिए यह प्रश्न भी आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल सकता है आगे आने वाले शिफ्टों में, और यह शायद बहुत ज़्यादा एसएससी में भी पूछा जाते हैं और आपके आने वाले अनेक शिफ्टों में भी पूछे जाएंगे, चाहे सुपर टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, या फिर कोई सा भी एग्जाम हो। 5.47 × 5.47 माइनस 4.53 × 4.53 अपान में 0.94। आपको एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला याद होना चाहिए मेरे भाई, a माइनस यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a माइनस बी इंटू a प्लस बी हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब इसी चीज को मैं कह दूं, अगर इसी चीज को मैं कह दूं, ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a गुणे a माइनस b गुणे b, और नीचे लिख दिया जाए a माइनस बी, तो बताना जरा क्या आएगा उत्तर। ए स्क्वायर ऊपर तो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी, यानी ऊपर हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और नीचे हो जाएगा a माइनस बी। ए माइनस बी से चला गया तो ऊपर क्या बचेगा, a प्लस बी ही तो बचेगा। बताना जरा, a प्लस बी ही तो बचेगा। अगर यही मैं पलट दूं, अगर देख लेना अपने दिमाग से ध्यान से सोच लेना, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो उत्तर हमेशा क्या देंगे हम, केवल a प्लस बी लगा देंगे। यानी कि अगर मैं आपसे कह दूं ना कि ऐसा प्रश्न अगर आ जाए आपके, ऐसे प्रश्न आ जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a गुणे a माइनस बी गुणे बी बराबर अपान में a माइनस बी दिख जाए, यहाँ पर कोई अंक ही दिखेगा। जैसे मैं कह दूं 5 गुणे 5 माइनस 4 गुणे 4 अपान में 1, तो भाई इसका मतलब 1 का मतलब आप कंफ्यूज ना होना, 5 में से 4 घटाया गया है तो ही 1 बना है। यानी कि इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, 5 माइनस 4, सिंपल एज ए सिंपल। यानी कि a का स्क्वायर 5 गुणे 5, b का स्क्वायर यानी 4 गुणे 4 का स्क्वायर, a माइनस बी मतलब a माइनस बी, दिखा ना। बस यही प्रारूप तो है हमारा a प्लस बी के बराबर, यही प्रारूप तो है हमारा 4 + 5 के बराबर। यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 5.4 प्लस में 4.53।
4.53। जोड़ लीजिए, उत्तर आपके सामने है। भाई 5.47 है ना, एक मिनट, 5.47 प्लस में 4.53, 7 3 10 को जीरो हाथ में 1, 5 4 9 1 10 को जीरो हाथ में 1, 5 4 9 1 10, भाई 10 का उत्तर होगा। भाई देख लो, 5.47 माइनस 4.53 करोगे तो 0.94 मिलने वाला है। 7 में से 3 गया तो 4, 14 में से 5 गया तो बचा 9, बस हो गया 10 इसका उत्तर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की जो मासिक आय है ना, बी के मासिक आय से 20% अधिक है, यानी कि 120 बटा का 100 कर लेना, यानी कि ए बटे बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए और बी के मासिक आय का अनुपात कितना हो जाएगा भाई, 2 छक्का 12, 2 पचे 10, यानी कि 6/5 हो जाने वाला है। यह मासिक आय का अनुपात है। बी की आय सी की आय का अनुपात सी की आय का 30% है। देखिए भाई, ये अधिक है बोला है 20%, यहां पर बोला है बी की आय जो है ना सी की आय का 30% है, यानी कि याद रखना जो बी की आय है ना वो सी की आय का 30%, यानी कि 30/100 लिख देना बस डायरेक्ट। लैंग्वेज थोड़ा समझना है। यह कटा इससे, यानी कि बी बटे सी का अनुपात कितना आ गया, 3/10 आ गया। यह बात याद रखना है। अब आपसे पूछ रहा है यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रतिमाह आय जो है 74,700 रुपए है तो सी की आय बताइए। देखिए भाई, ऐसे प्रश्न में हमने क्या निकाल लिया, ए और बी का अनुपात निकाल लिया और बी और सी का अनुपात निकाल लिया, यानी कि ए अनुपाते बी की वैल्यू कितनी है, 6:5 है, और बी अनुपाते सी की वैल्यू कितनी है, 3:10 है। तो देखिएगा, बस सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए बी और ए बी और सी के अनुपात तीनों एक साथ क्रम में कितने हो, कैसे होंगे। तो आपको गुणा करना है ऐसे, फिर ले जाना है ऐसे, फिर लेके आना ऐसे, यानी एम बनाना है। लिख लेना बी क्रॉस में रहना चाहिए, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी इज इक्वल टू 6 3 18, 5 3 15 और 10 5 50, 10 5 50 भाई। अब इन तीनों को जोड़ देना, 50 10 60 10 70 70 10 80 3 83, 83 के बराबर ही तो दिया है हमको इतना, यानी कि 74,700। अब पूछ रहा है हमसे सी वाला, यानी कि 50 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 50 बराबर कितना हो जाएगा, 74,700 गुणे 50 बटे के 83 है उसका उत्तर होगा। काटना पीटना, काटना पीटना, हाँ यहाँ पे कितना 7 आ जाएगा, 7 आ रहा है क्या, देखना जरा किससे मल्टीप्लाई करोगे, कि 7 आ जाएगा। 9 3 27, 9 बार में 27, यानी कि 9 3 27, 9 बार में कट जाएगा। 9 3 27, 9 3 27 को 7, 9 3 27 को 7 कैरी कितना होगा, कैरी 2 होगा, 8 9 72, 2 74, यानी कि 9 बार में पूरा का पूरा कट गया, यानी कि यहाँ बचा 900। 900 का गुणा 50 में करा लीजिए, 9 5 45, 45 के आगे 3 जीरो लगा लेना, 45,000, यानी सी की आय कितनी है, 45,000 है। इस बात को याद रख लेना। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, इसको आप सभी लोग छाप लीजिए और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है शेयर एक बार जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा अगला प्रश्न बहुत ही आसान आपके सामने, पहले हम लोग इस वाले को करेंगे। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, यानी कि एंगल क्या होता है आमने सामने का। एकांतर कोण क्या होते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। अंतः एकांतर बाह्य एकांतर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए आपको। तो देखिएगा किसी त्रिभुज के, ये भी पता होना चाहिए किसी त्रिभुज के जो कोण होते हैं 180 डिग्री होते हैं, तीनों का एडिशन। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई। तो आप आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगर यह 80 है तो इसके सामने ये शीर्षाभिमुख है, क्योंकि दो क्रॉस लाइन अगर आपस में कैंसिल करती हैं तो आमने सामने का भुजा, मतलब आमने सामने का जो कोण होता है बराबर होता है, यानी कि y जो होगा वो 80 डिग्री होगा। मैं बेसिक क्लास में पढ़ाया हुआ हूँ सब कुछ, फिर से बेसिक पढ़ाऊंगा, घबराने की कोई भी चिंता कोई भी फिक्र नहीं। बस हमारे साथ 20 से 25 टेस्ट ऐसे कर लीजिए जो डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, क्योंकि ये सारे के सारे प्रीवियस हैं, जो आपको अंदाजा लग जाए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत हार्ड भी नहीं लेवल लेके चलना है हमें, बहुत लो भी लेवल लेकर नहीं चलना है, जो हमारे एग्जाम का लिए कोई भी काम के, मतलब ऐसी कोई चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम से दूर दूर तक नाता ना हो, ठीक है ना। y इक्वल टू 80 डिग्री, यानी y की वैल्यू कितनी होगी 80 डिग्री। तो आप बताओ जब y 80 डिग्री हो गया तो आप बताओ 80 + 50 + x बराबर 180 डिग्री, यानी कि 150, सॉरी 50 + 80 कितना होगा 130, 130 और प्लस x, 130 प्लस में x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 में से जब 130 माइनस करेंगे तो बताना x की वैल्यू कितनी आएगी, 50 डिग्री नहीं आएगी क्या, x की वैल्यू 50 डिग्री नहीं आएगी क्या मेरे भाई, बताना 50 आएगी ना। तो चलिए नेक्स्ट वर्ष पे आ जाते हैं। तो ये कितने आप तेज हो गए, आप खुद अपने आप से सोचो कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आप कर ले जा रहे हो, और यही प्रश्न आते हैं एग्जाम में,
यही सारे के सारे प्रश्न आते हैं। तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, बस प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के 15 भी क्वेश्चन मतलब 15 सीरीज और लेकर आएंगे, फिर उसके बाद मैं बेसिक पे फिर से आ जाऊंगा, ठीक है ना। एक एलिवेटर किसी खदान में 6 मीटर प्रति मिनट की गति से उतरता है। अब यहाँ पर आपको ना ही कुछ चेंज करने हैं, कोई भी मात्रक उतरक कुछ नहीं चेंज करने हैं। मीटर है तो मीटर में, मिनट है तो मिनट में ही रहने देना है, क्योंकि हमें उत्तर भी मतलब यह जो मीटर में है दिया है और यह भी मीटर में दिया है, तो कोई भी फिक्र नहीं करने हैं, वैसे सेम लिखो। लेकिन एग्जाम में यह जरूर चेक करना होता है कि उत्तर यानी कि जो ऑप्शन है वो किस में दिए हैं, क्या हमें जिस फॉर्म में पूछा गया उसी फॉर्म में दिया गया है, या फिर उसका जो आपका यूनिट है वो चेंज है। यहाँ से बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। एक एलिवेटर किसी खदान में 6 मीटर प्रति मिनट की गति से उतरता है, ठीक है भाई। यानी कि आपको एक फॉर्मूला भी पता होना चाहिए मेरे भाई, चाल बराबर दूरी बटा समय। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सभी बच्चे को पता होगा। तो 6 मीटर प्रति मिनट, 6 मीटर प्रति मिनट यानी कि मीटर प्रति यानी कि दूरी बटे समय किसका मात्रक होता है, चाल का। दूरी बटा समय यानी कि चाल का हो, चाल बराबर दूरी बटा समय यानी कि मीटर प्रति समय, यानी कि चाल कितना दिया है, 6 मीटर प्रति मिनट दिया हुआ है। दूरी कितना दिया है और समय पूछ रहा है। भाई देखना 10 मीटर ऊपर से उतर रहा है, 10 मीटर जमीन से ऊपर एलिवेटर रुका है, ठीक है ना। 10 मीटर ऊपर से उतर रहा है, फिर जमीन पे उतरेगा, फिर उसके बाद खदान में 350 मीटर जाएगा, यानी कि वो कितना नीचे उतरा। पहले तो 10 मीटर वाला कवर करना है, 10 या और 350 खदान में, यानी कि 350 प्लस 10 कितना हुआ, 360 हुआ ना। तो यही चीज थोड़ा समझने वाला था। तो 360 बटे समय कर लेना, समय कितना आ जाएगा, यह इधर जाएगा समय और 6 इधर आएगा। तो बता दो 360 बटे के 6 बराबर समय कितना आ गया, 6 का 36 यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब आपके ऑप्शन में दिया था 1 घंटा, तो 1 घंटा लगा देना, उत्तर आपके सामने होगा, आपके हाथ में 1 नंबर फिक्स होंगे। सेकंडों के क्वेश्चन होते हैं ऐसे प्रश्न। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। दो संख्या का HCF भाई LCM, एक संख्या और दिया है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो नॉर्मल सा प्रश्न, 1 गुणे 2 पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो भाई पहली संख्या हमें दिया हुआ हो चाहे दूसरी संख्या दिया, उससे मतलब नहीं, मतलब दोनों में से कोई एक दिया है तो 175 लिख लेना, गुणे सेकंड लिख लेना, बराबर H की वैल्यू कितनी है 35 है और L की वैल्यू कितनी है 525 है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए ना तो कुछ मत करना, जो HCF LCM है उसका गुणा कर लेना, बटे 175 कर लेना। 5 से काट लीजिए, 25 से काट लीजिए, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 और 25 दूनी 50 और 25 एकम 25, 7 त्रिक 21 हो गया। 3 का गुणा 35 में कर लीजिए, 35 दूना 70, 300 105, कितना आ जाएगा 105। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 105 की हो जाएगी। चलिए हम इधर आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आप सभी लोग आशा करते हैं छाप रहे होंगे, भली भांति छाप रहे होंगे। यदि कोई राशि 5% वार्षिक SI की दर से 6 वर्ष में 2600 रुपये हो जाती है तो राशि बताइए। 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दिया है, SI का मतलब साधारण ब्याज होता है। इस पर मैं एक क्लास लूंगा, एक क्लास महामैराथन के रूप में लूंगा। CI और SI में जो डिफरेंसेस होते हैं सब कुछ खत्म करते हुए साधारण से लेकर पूरा अपर तक जाएंगे, जितने प्रश्न आते हैं सारे के सारे हम खत्म करने वाले हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। बस हमारे साथ जुड़े रहना विश्वास के साथ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके एक भी प्रश्न, जो भी जितने भी प्रश्न आएंगे, चाहे सुपर टेट में ले लीजिए चाहे यूपी टेट में ले लीजिए, दावा के साथ कहता हूं हमारे पढ़ाए गए ही बोर्ड से आएंगे, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा, इसका पूरा दावा हम कहते हैं। कर देना और कहोगे तो लिखित हलफनामा लेके आना, उसमें भी सिग्नेचर कर देंगे बेटा। बस आप लोग पढ़ना, बस मन से पढ़िए। देखिए अगर मैं ऐसे प्रश्न को करूं तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। SI इक्वल टू आपको पता होता है प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल और आपके रेट और इनटू समय T, और यहाँ पर होता है 100। या 100 लिखते इस वजह से क्योंकि रेट होता है परसेंटेज में। SI निकालना है 6 वर्ष में 2600 रुपए हो जाती है। SI अच्छा इतना रुपए बोल रहा है ना। यदि कोई राशि 5% वार्षिक SI की दर से 6 वर्ष में 2600 रुपए हो जाती है तो राशि होगी। 6 वर्ष में 2600 रुपए हो जाती है तो वह राशि होगी। तो देखना 6 वर्ष में 2600 रुपए हो जाती है तो वह राशि होगी। तो आपको पता होना चाहिए अमाउंट की वैल्यू दिया है 2600, अमाउंट इक्वल टू होता है SI प्लस में मतलब कि आपके प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल SI की वैल्यू कितनी है, पूरा का पूरा SI की वैल्यू है। अमाउंट की वैल्यू कितना दिया है 2600 रुपये दिया है, अमाउंट की वैल्यू 2600, SI की वैल्यू कितना है PR T बटे के 100 प्लस में P। तो बताना P दोनों में से कॉमन कर लेंगे,
P कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर R बचेगा। R की वैल्यू कितना दिया है 5, समय T की वैल्यू कितना दिया है 6 वर्ष है तो 6 नीचे बटे के 100 और यहाँ पे प्लस में 1 और इधर कर लेना 2600। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 दूना 10, 20, 2 3 6, 2 दहा में 20, 10 से कम 10 3 13/10 यानी कि मैं कह दूं 2600 बराबर P गुणे 10 से कम 10 3 13/10 13/10। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2600 गुणे 10/13, 13 दूना 26, 200 यानी कि P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000 आ जाएगा 2000। तो अगर आप आपसे पूछे SI बता दीजिए, SI की वैल्यू पूछा गया है, SI किस दर से है भाई, SI की वैल्यू बता दो तो प्रिंसिपल बता देना पहले 2000 अगर पूछा है तो, SI पूछेगा तो इस 2600 में से 2000 माइनस कर देना, बचेगा 600 आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। 600 आपका साधारण ब्याज आ जाने वाला है। अगले प्रश्न पे आइए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आपको दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करिए। तो दोनों पे पूछ सकता है, किलोमीटर प्रति घंटा में देकर पूछ सकता है मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिए, घंटा यानी कि दोनों में से कोई दे सकता है और घंटा घंटी पूछ सकता है भाई। 10 मीटर प्रति सेकंड आपको पता होना चाहिए कि अगर हमको देता है 1 घंटे पर मिनट या फिर पर 1 मिनट, 1 किलोमीटर प्रति आवर को चेंज करने के लिए देता है मीटर प्रति सेकंड में, तो हम क्या करते हैं कि 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर पर कितना मीटर होता है 1000 मीटर होता है। नीचे 1 घंटे बराबर कितने सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में आए, फिर 60 से गुणा किए सेकंड में आ गए, 2 0 0 से गया, 5 दूना के 10, सॉरी 2 पचे 10 कर लीजिए, 2 पचे 10 और 2 3 6। यानी कि अगर कोई भी वैल्यू आपसे किलोमीटर प्रति घंटा में देकर पूछता है मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, तो याद रखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा को बोल रहा है मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, तो आप 5 से कम 5 और 6 18, उसमें क्या करोगे 5 में 5/18 का गुणा कर दोगे। लेकिन अगर आपसे कोई भी वैल्यू देकर पूछता है 5 मिनट प्रति सेकंड को 5 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, 5 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, तो आप क्या करोगे 5 में 18/5 का गुणा कर देना, ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये चीज़ें दिमाग में रख लेना, आपसे कभी भी कोई उल्टा पुल्टी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। आपको समरूपता यानी कि सर्वांग समता और समरूपता ये दोनों पता होना चाहिए, यानी कांग्रुएंसी और सिमिलरिटी क्या होता है। कांग्रुएंसी का मतलब जिसके साइड भी बराबर हो और एंगल भी बराबर हो, दो त्रिभुज ऐसे हों जिनके सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर होते हैं, उसे हम कहते हैं सर्वांग समता यानी कि कांग्रुएंसी कहते हैं। जैसे एक मार्कर है ब्लैक, फिर एक मार्कर मैं ब्लैक ऐसे ही ले लूं हूबहू, तो सेम कलर का भी है, यानी कि उसकी आकृति भी समान है और आकार भी समान है ना, समझ रहे हो ना। और समरूपता में क्या होता है, जैसे दो भाई हैं, उनके लिए एक के लिए 9 नंबर का चप्पल लग रहा है, स्लीपर लग रहा है, और दूसरे के लिए 3 नंबर का स्लीपर लग रहा है, तो दोनों के लिए बड़ा वाले के लिए 9 नंबर का आया तो छोटा वाला रोने लगा, भाई मुझे भी ऐसा चाहिए। तो उसके पिताजी इतने पागल थोड़े होंगे इंसान कि भाई बड़े वाला 9 नंबर लाकर उसे दे दें, उसे वही चप्पल वही स्लीपर सेम आकृति का नहीं सेम आकार का, समझ ना, सॉरी मतलब कि समान आकृति होनी चाहिए, आकार भले छोटा बड़ा हो, उसको लाकर उसे दे देंगे, वही पहनेगा खुश रहेगा। यानी कि यह हमारा क्या है, सिमिलरिटी है। बोल रहा है कि कोण बी जो है 70 डिग्री है, ठीक, कोण बी 70 डिग्री है, कोण सी 60 डिग्री है, ठीक है। ई जो है बीसी का मध्य बिंदु है, जो ई है ना बीसी का मध्य बिंदु है, और जो बिंदु एफ है, मतलब एफ जो है बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है भाई। यानी ए बी को 2 बराबर भागों में बांटने वाला एफ आ गया, बीसी को 2 बराबर भागों में बांटने वाला ई आ गया, यानी कि मैं कह लूं यह वाला भाग इसके बराबर है, यह वाला इसके बराबर है ना भाई, समान है। यानी कि जब दो भुजा किसी भी त्रिभुज के बराबर हो जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, तो भाई तीसरा ये वाला भी लो हमने बराबर कर लिया। यानी कि बराबर करने का मतलब है कि रेशियो में बराबर, भाई रेशियो में बराबर हो गया ना। आप खुद सोच लो कि अगर इस बड़े वाला त्रिभुज क्या है, एबीसी है, एबीसी है, यह सिमिलर होगा, सिमिलर का साइन यह है त्रिभुज एफबीसी के, त्रिभुज एफबीसी के, यानी कि अगर कोण बी दोनों में कॉमन है, कोण बी अगर दोनों में कॉमन है 70 डिग्री है, तो आप बताओ ये जब 70 है, बड़े वाले त्रिभुज में देख लो ये 60 है, 60 और 70 कितना हुआ, 130 हुआ, 130 हुआ तो ये 50 डिग्री होगा। यह जब 50 डिग्री है तो भाई मेरे यह बताना यह भी 60 डिग्री होगा, यह भी 60 डिग्री होगा, और यह वाला 50 डिग्री होगा। बस यही उत्तर इसका हो जाएगा। पूछा क्या है हमसे,
पूछा क्या था भाई, इन्हीं दोनों में से कोई एक पूछा था, शायद पूछा था हमसे FEB बता दीजिए, तो 60 डिग्री हो जाएगा मेरे भाई। ये चीज़ें दिमाग में रख लेना, भले ये सर्वांग सम नहीं है लेकिन सिमिलर हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, इसको छाप लीजिएगा। चलिए अब यही 2 प्रश्न बच गए, यानी कि आप सोचेंगे कि सर क्या केवल 12 प्रश्न तो आपने करा दिया, 12 प्रश्न क्या सर इसके बाद 2 ही प्रश्न बचे हैं, 12 के बाद सर क्या मतलब कि कम प्रश्न आते थे पहले? तो मैं बता देता हूँ 12 2 14 प्रश्न ये हो गए। पहले पिछले कुछ मतलब सालों से जो मैथ के क्वेश्चन थे ज़्यादातर के थ्योरेटिकल पूछा करते थे वो लोग, लेकिन धीरे धीरे जब अपग्रेडेड होने लगा सारी चीज़ें, तो थ्योरेटिकल से थोड़े से अपग्रेड होकर मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछने लगे। तो इस वजह से मैं 15 या 16 क्वेश्चन ही मैथमेटिकल हैं आप में, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसे कि पूछ लिया परिमेय संख्या के विषय में पूछ लिया, या फिर पूछ लिया अविभाज्य मतलब विभाज्य संख्याओं के विषय में पूछ लिया, इस तरह की कुछ संख्याएं, सम विषम है ना, समपूरक कोटिपूरक, इन सब चीज़ों से मतलब कि एक तरह से आपको थ्योरेटिकल प्रश्न पूछ लिए गए। तो कम से कम मतलब 16-17 प्रश्न ऐसे आते थे। उसके बाद बाकी के प्रश्न जो हैं 2014 में जो पूछे गए थे, मैक्सिमम प्रश्न क्या है, थ्योरेटिकल हैं। तो पहले इन दोनों को कर लेते हैं। थ्योरेटिकल वाला जो आपको अगर डाउनलोड करना होगा तो आप आ जाइएगा इस डिस्क्रिप्शन में आकर टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहाँ से आप सारे के सारे पा सकते हैं एग्जाम के पेपर, ठीक है क्या आपने। और मे भी आपको सुबह वाले जो करंट अफेयर उसके भी PDF आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं टॉपिक वाइज, उसको भी फॉलो करते रहिए, उसका भी आपको PDF दे दिया जा रहा है। आ जाइए, -2 के पावर है -1, -1, -1, -1, कितनी बार -1 है आप देख सकते हैं, 1 2 3 4। सबसे बड़ी दिक्कत यह हो जाती है बच्चों को 2 प्रश्न में दिक्कत होता है। एक तो 2 के पावर में अगर 4 दे दें और यहाँ पर 2 दे दें, 2 के पावर में 2 के पूरा के पावर में 4 दे दे, एक तो इस प्रकार से प्रश्न, मैं इसको बार बार बताता आ रहा हूँ आपको, और 2 के पावर 4, इन दोनों प्रश्नों में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों के उत्तर अलग अलग आते हैं, क्योंकि बस ब्रैकेट लग जाने से इसका मान में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। देखिए 2 के पावर 4 यानी कि 4 दूनी 8, आप इसको लिख सकते हो 2 के पावर में 8, ब्रैकेट के पावर में हमेशा होता है तो उसका मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 4 दूनी 8, 2 के पावर में 8 हो जाने वाला है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर 2 के पावर पहले 4 का हम वैल्यू निकालेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, यहाँ पर जो वैल्यू आएगा 2 के पावर 16। अब आप बता दो दोनों में अंतर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आने वाला है। जो 2 के पावर 8 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसका मान कितना हो जाने वाला है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, दूना 64, दूना 128, दूना 256 हो जाने वाले हैं भाई। अब इसके लिए तो गुणा करते रहो, करने के प्रयास करते हैं। 256 दूना 512, 512 दूना 1024, 1024 दूना 1024 दूना 2048, 2048 दूना 2048 दूना 4096 दूना भाई ले लो, इस तरह से निकालो भाई, 4096 दूना 8000, 8100, 8100 कितना आएगा, 8192, 8192, इस तरह से भाई ले लो, 13 बार हो गया, फिर 2 का और गुणा करना 3 बार, वो आ जाएगा आपका वैल्यू, ठीक है। तो इतना बड़ा नहीं निकालना, बस हमको ये बताना था कि यह दोनों अपने आप में अलग हैं। अब इसका उत्तर देखिएगा क्या हो जाने वाला है, -1 का गुणा -1 में +1, -1 का गुणा -1 में जो आया +1 उसका गुणा माइनस में, तो -1 2 3 4 सबका गुणा करोगे तो 1 आएगा, -2 के पावर में 1 की वैल्यू कितनी होगी, -2 होगा उसका उत्तर, ठीक है ना। अगले क्या जाते हैं, अगला प्रश्न देखना, EF एक वृत्त है, ठीक है भाई, एक वृत्त की जीवा है भाई, कोई एक वृत्त है जिसकी जीवा क्या है, EF है, E है और F इसकी एक जीवा है भाई, EF इसकी एक जीवा है जिसकी लंबाई 10 मीटर है भाई, इस जीवा की लंबाई 10 मीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 मीटर है, वृत्त की त्रिज्या जो ये त्रिज्या है ना भाई, ये 13 मीटर। देखिए इसका उत्तर हमने ऐसे बता दिया, इसका उत्तर शायद 12 आने वाले हैं, कितने आने वाले, 12 आने वाले हैं। देखना कैसे, मैंने मान देखकर बता दिया, 13 मीटर हो गया, ठीक है ना। ट्रिपलेट अगर आप जानते हैं तो आसानी से इसको लगा सकते हैं, 10 मीटर है इस पूरे की लंबाई, इस पूरे की लंबाई 10 मीटर है जीवा की। तो बताना जो भी अगर सेंटर से किसी भी जीवा पे अगर कोई भी परपेंडिकुलर आता है वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि यह वाला बराबर होगा, यानी कि इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगा भाई, ये पूरा 10 है तो 5 हो गया, ये 13 हो गया, तो बताना इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने कर्ण, फिर इस दोनों में से कोई एक लंब होगा, कोई एक आधार होगा, तो भाई 5 का स्क्वायर, अगर इसको मान लेते हैं x तो +x का स्क्वायर बराबर में 13 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, 169 -25 कर देना, आ जाएगा 144, 144 का मतलब 12 का स्क्वायर है, तो 12 इसका उत्तर होगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, 12। पूछा क्या गया है, केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई बता दो, तो केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब तो यही है,
यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आपका उत्तर होगा। तो बताना कैसा सेशन लगा। अभी मैं 2014 का करा दिया, इसके बाद 2015 का भी कराऊंगा। 2012 में पेपर नहीं हुए थे, 2011 से यूपी टेट हो रहे हैं, तो मैं सारे पेपर का फिर से एनालिसिस, मतलब एक तरह से सारी चीज़ें देने के बाद आपको फिर से मैं कुछ एक्सपेक्टेड पेपर लेकर आऊँगा मैथमेटिक्स के, फिर इसके बाद मैं बेसिक्स स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और आप सभी लोग अगर अभी से बेसिक करना चाहते हैं तो आपसे यही प्रार्थना मैं करूँगा भाई अपने अभ्यर्थियों से, कि जो सच में इस प्लेटफॉर्म से प्यार करते हैं, इस प्लेटफॉर्म के वैल्यू को देते हैं, वैल्यू देते हैं कुछ, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, चाहे वो डीएलएड के प्रशिक्षु हों, डीएलएड के सभी सेमेस्टर के क्लासेस मैंने हूबहू बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आपके लिए यूपी टेट के सारे क्लासेस मैंने प्लेलिस्ट में दे दिया है, उसको भी देख सकते हैं। और सुपर टेट के लिए डेडिकेशन के साथ मैं 2 लेक्चर स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में मैं केवल ज्योग्राफी को ही कंप्लीट करा पाया। इसके बाद मैं मूड थोड़ा सा दिमाग मेरा बना है कि मैं आपको करंट अफेयर के एक टॉपिक वाइज सीरीज चलाता रहूं। एक रात में मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको जीके जीएस और मतलब ये जो आपके जीके जीएस और करंट अफेयर के जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आने ही आने हैं, उसका मैं प्रैक्टिस सेशन रात में 9 बजे कराया करूँ डेली। तो आप लोग का जैसे सलाह होगा मैं तो कंटिन्यू करूँगा ही करूँगा, क्योंकि और बच्चे भी हैं और आप सभी लोग अगर फॉलो करना चाहते हैं तो बिल्कुल दिल खोल कर फॉलो करिए, अपने भाइयों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। धन्यवाद।